रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 का आज का दिन है 11 अगस्त 2026 और आज की डेट में सेकेंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। और फेसबुक के माध्यम से मुझे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं छात्रों के द्वारा जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। हालांकि ये जो क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए केवल एक एक लाइन में प्राप्त हुआ है, लेकिन मैंने इसका ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया है ताकि समझाने में अच्छा रहे। जैसे आज की डेट में पहला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है जो आज की एग्जाम में पूछा गया था, म्यूनिक में आयोजित ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज कौन है? तो इनका नाम है साथियों ईसा सिंह। जी हाँ, आपको बता दें ईसा सिंह ने 27 मई 2026 को म्यूनिक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में जो कि 43 हिट के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने विश्व में नया रिकॉर्ड बना दिया है जो कि जूनियर विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था यदि किसी वस्तु पर 60 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसमें क्या कहा जाता है, F बराबर m ए। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे पक्षांतर कीजिए क्योंकि आपका जो यहाँ पे मान निकालना है वो m का निकालना है। तो m बराबर हो जाएगा F अपान ए और f का मान कितना दिया गया तो 50 दिया गया है, सॉरी 60 दिया गया है। तो 60 अपान और a का मान कितना दिया गया है तो यहाँ पर देखिए दिया गया 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। अब ये कितने बार में जाएगा 20 3 60, तो ये आपका 20 जो दिया गया है सी ऑप्शन, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाने पर बोरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का सटीक उदाहरण है? तो इसको यहाँ पे बोला जाता है द्विविस्थापन एवं अवक्षेपण अभिक्रिया। जी हाँ, इसमें क्या होता है जहाँ Na+ और Ba2+ जो होता है वो अपने अपने ऋणात्मकों के साथ यहाँ पे स्थान बदलते रहते हैं तो अघुलनशील BaSO4 का जो सफेद अवक्षेप होता है वो बनता है और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, द्विविस्थापन और यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था 17 मई 2026 को टोक्यो में आयोजित शिको गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स में ग्रेट ब्रिटेन की एथलीट येमी मैरी जॉन ने 50 सेकेंड की सीमा तोड़ते हुए किस स्पर्धा को 49.85 सेकेंड का समय दर्ज किया है? तो ये महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में। जी हाँ, आपको बता दें 17 मई 2026 की दिन येमी मैरी जॉन ने महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में 49.85 सेकेंड में पूरी की इन्होंने दौड़ और इन्होंने पहली बार में ही 50 सेकेंड की सीमा तोड़ी है। मतलब कि जो 50 सेकेंड में होता था इन्होंने 49.85 सेकेंड में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो सकती है यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में विशेष प्रस्ताव पारित करे? तो ये आपका अनुच्छेद 249 के तहत, क्योंकि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उनको कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। तो राष्ट्रीय हित में ये जरूरी भी है, तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून ये बना सकती है। प्रस्ताव अधिकतम 1 वर्ष के लिए प्रभावी माना जाता है। तो इसको लेकर ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था
भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी एवं पूर्व कप्तान जफर इकबाल को हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। जी हाँ, भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को भारतीय हॉकी में उनके असाधारण और दीर्घकालीन योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन जो सही होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर आपका भी ऑप्शन दिया गया भारत में बायोफार्मास्यूटिकल अनुसंधान विनिर्माण और नवाचार को मजबूत करना। यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही होगा क्योंकि भारत में यदि बात करें तो ये पहला यहाँ पे पहल है और इसका जो उद्देश्य रखा गया है भारत को बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में वैश्विक स्तर पे अधिक सक्षम बनाने का, मतलब अनुसंधान विकास और उत्पादन जो क्षमता है उसको और मजबूत बनाने का। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था पढ़ाई विद एआई नामक एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अभी हाल ही की खबर है जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा एआई की सहायता से शिक्षा को अधिक यहाँ पे व्यक्तिगत और तकनीक आधारित और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी माना गया है। और ये जो यहाँ पे शुरू किया जा रहा है महाराष्ट्र में शुरू किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन शर्करा तथा कार्बनिक अम्ल और अमीनो अम्ल जैसे कार्बनिक पदार्थ का परिवहन किस जटिल अस्थायी उत्तक द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा क्योंकि फ्लोएम जो है पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से जो कार्बनिक भोजन होता है ये बनता है। तो यहाँ पे सुक्रोज जो होता है ऐसे भी पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन को जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका फ्लोएम जो होगा ये हमारा प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि यदि किसी पौधे की पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता अचानक बहुत ही कम हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले सीधे प्रभावित होगी? तो ये होगा प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया में कार्बन स्थिरीकरण। जी हाँ, इसमें क्या होगा साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो केल्विन चक्र होता है, जो CO2 का स्थिरीकरण होता है, वो CO2 की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा सीधे। तो ये प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया में कार्बन स्थिरीकरण, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था भारत और रूस के बीच सैन्य लॉजिस्टिक्स सहयोग को सुव्यवस्थित करने के लिए किस ऐतिहासिक समझौते को जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से संचालित किया गया है? तो साथियों ये जो किया गया है ये किया गया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं रिसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसको हम शॉर्टकट में RELOS के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अब तक ये 2 बार जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है ग्रुप डी के एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है IPL 2026 में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती है? तो ये जो जीता गया है विराट कोहली के द्वारा जीता गया है, क्योंकि आप सभी को मालूम है ऑरेंज कप जो है IPL 2026 में जो कि पूरे सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले जो बल्लेबाज है उनको दिया जाता है। और सबसे अधिक जो रन इन्होंने बनाया है 2026 में वो विराट कोहली ने बनाया है। और यहीं पर ए ऑप्शन दिया गया शुभमन गिल। तो शुभमन गिल जो है आधुनिक भारतीय क्रिकेट के प्रमुख बल्लेबाज हैं और IPL में लगातार इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन इनको जो है ये नहीं मिला है क्योंकि इनका रन रेट सही नहीं था। और ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो IPL में ये भी एक सफल एक सलामी बल्लेबाज के तौर पे जाने जाते हैं, पर इनको भी ये नहीं मिला है।
और सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सूर्य कुमार यादव टी20 क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं, जिन्हें 360 डिग्री बल्लेबाजी के अंतर्गत भी जाना जाता है, लेकिन इन्हें भी 2026 की ऑरेंज कप के लिए सम्मानित नहीं किया गया है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, एआई से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है, इंडिया एआई समिट 2026 से संबंधित प्रमुख विवाद निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से जुड़ा था। तो अभी जो यहाँ पे जो विद्यालय से जुड़ा था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था, जिसको हम शॉर्टकट में AMU बोलते हैं, जो यहाँ पे इस समय ज़्यादातर उस पर मजाक भी उड़ा था, जो कि आप सभी को मालूम है। वो जो था एआई समिट था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी नाम आपने सुना होगा, ये उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका जो सही होता है ऑप्शन सी, ये हमारा प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में साथियों पूछा गया था, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर रखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो C ऑप्शन दिया गया है, वास्तविक, सीधा और समान आकार का, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में साथियों पूछा गया था, यदि दो कुंडलियां एक दूसरे के पास रखी हो और पहली कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा को अचानक बंद कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली पर क्या प्रभाव उत्पन्न होगा। तो इसमें ये देखने को मिलेगा कि जो दूसरी कुंडली है उसमें प्रेरित विद्युत धारा जो होगा वो उत्पन्न होगा। कहने का मतलब यह है कि पहली कुंडली में धारा अचानक यदि बंद किया जाता है तो उसके चारों ओर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसी से दूसरी कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, इसके कारण जो होता है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो ए दिया गया है, ये हमारा प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को प्रस्तावित चयनित किया गया है। तो ये बेंगलुरु को किया गया है, क्योंकि बेंगलुरु जो है भारत का प्रमुख आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च हब है, और यहाँ पर अनेक तकनीकी संस्थान भी है, स्टार्टअप हो गया, अनुसंधान हो गया, वैश्विक स्तर पर यहाँ पे कंपनियां मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पे एआई जो है अनुसंधान के लिए ये महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, और यहीं पर बी ऑप्शन हैदराबाद दिया गया। हालांकि हैदराबाद भी भारत का महत्वपूर्ण आईटी और टेक्नोलॉजी केंद्र है, पर यहाँ पे नहीं हो रहा है, ना मुंबई पे हो रहा है और ना यहाँ पे पुणे में हो रहा है, ये केवल यहाँ पे बेंगलुरु में हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था, छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से पीलो एआई किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। जी हाँ, पीलो एआई को छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल सहायता उपलब्ध कराने के लिए, उनके अनेक व्यापार की तकनीकी समस्या को सुलझाने के लिए इस एआई का उपयोग करने के लिए यहाँ पे किया गया है, जो कि अधिक यहाँ पे सक्षम बनाने की पहल के तहत ये जाना जा रहा है। तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव शरीर में इंसुलिन के कार्य के संबंध में सही है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता करता है। हालांकि बिल्कुल सही कहा जा रहा है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है अग्न्याशय की बीटा जो कोशिका होती है उससे स्रावित जो हार्मोन होता है वो कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज को उपयोग और भंडारण को बढ़ावा देकर रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है। तो ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऑप्शन आपका पहला जो होता है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया, यह फेफड़ों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो लाल रक्त कणिकाओं में होता है, हीमोग्लोबिन से बनता है। और सी ऑप्शन दिया गया, यह केवल प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रोटीन के पाचन में पेप्सिन और यहाँ पे ट्रिप्सिन होता है, अन्य और भी यहाँ पे एंजाइम इसमें होते हैं।
और डी ऑप्शन दिया गया रक्त को थक्का बनाने को रुकता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि रक्त का थक्का बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्लेटलेट से होती है। अलग अलग जो क्वांटिन फैक्टर होता है वो उसमें यहाँ पे मौजूद होता है, तो ये आपका गलत है। केवल आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर सलाह देने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 143 के तहत, जी हाँ, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है किसी महत्वपूर्ण विधि या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की एक तरह से परमादर्शिता और अधिकारिता को व्यक्त करता है, अनुच्छेद 143। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव शरीर में गैसों के आदान प्रदान के लिए फेफड़ों में स्थित सूक्ष्म वायु कोशों को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है एल्वियोलाई। जी हाँ, एल्वियोलाई इसको बोला जाता है। यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही होगा। फेफड़ों में लाखों जो सूक्ष्म एल्वियोलाई पाए जाते हैं, तो इनकी पतली पतली यहाँ पे एक दीवार होती है, पतली पतली होती है, और ये चारों ओर मौजूद होते हैं रक्त कणिकाओं के कारण, जो कि ऑक्सीजन रक्त में ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो बी ऑप्शन जो दिया गया है, ये हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान को एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का स्वरूप प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया है राज्यों को अपना अलग संविधान बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है राज्यों को अपना अलग संविधान बनाने की सामान्य स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं दे सकता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी को मालूम है भारत में संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान व्यवस्था है, इसलिए ये आपका कथन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया अवशिष्ट शक्तियों का संघ में निहित करना, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि संविधान की जो संघ सोचिए, राज्य सोचिए और जो समवर्ती सोचिए, उसमें विषयों का विभाजन किया गया है जो विषय किसी भी सूची में नहीं है। मतलब कि उन पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति जो है वो संसद अर्थात संघ के पास है। केवल भारतीय संघवाद के केंद्र को मजबूती को दर्शाने के लिए ये केवल इनके पास रखा गया, ये राज्य सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था आईपीएल 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आपका दिया गया पहला सूर्य कुमार यादव। हालांकि सूर्य कुमार यादव टी20 क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आईपीएल में कई शानदार पारियों में खेलने के बावजूद जो है इनका यहाँ पे जो प्रदर्शन देखा गया है उसके तहत इनको खिताब नहीं मिला है, विराट कोहली को मिला है। जी हाँ, आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का सम्मान जो है इसी खिलाड़ी को मिला है, जिनका नाम है विराट कोहली, ये ध्यान रखिएगा। और रविंद्र जडेजा को भी नहीं मिल रहा है। हालांकि रविंद्र जडेजा के बारे में सभी को मालूम है, बेहतरीन ऑलराउंडर और बल्लेबाजी करने वाले हैं, गेंदबाजी करने वाले हैं, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और जसप्रीत बुमराह की बात करें साथियों, तो बुमराह जो है विश्व स्तर पर जो कि काफ़ी तेज गेंदबाजी किए हैं, ये काफ़ी मशहूर है। लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन जो है प्रभावशाली रहा है, फिर भी इन्हें यहाँ पे खिताब है इनको नहीं मिला है। इसलिए यहाँ पे प्रश्न के अनुसार जो हमारा सही होता है केवल ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने तथा पश्चकालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको बोला जाता है साइटोकाइनिन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और पार्श्वकालियों के विकास में सहायता भी करता है। तो ऑक्सीन के साथ मिलकर पौधों की वृद्धि में और विकास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन जो सी दिया गया है ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था यदि किसी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में विवाद उत्पन्न हो तो भारतीय संविधान के अनुसार अंतिम निर्णय किसका होगा।
तो ये जो निर्णय होगा राष्ट्रपति का तो होगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है ये संसद द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों के संबंध में संवैधानिक भूमिका निभाता है केवल। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन प्रधानमंत्री दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री भी सरकार के प्रमुख होते हैं, लेकिन धन विधेयक के रूप में किसी विधेयक को प्रमाणन का संवैधानिक अधिकार इनके पास भी नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। क्योंकि आप सभी को मालूम है अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा देते हुए इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यदि यहाँ पे कोई भी ऐसा यहाँ पे धन विधेयक या उससे संबंध में यदि विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संविधान के अनुसार अंतिम निर्णय जो होगा वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी होता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर रक्त में कौन सा हार्मोन लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण को बढ़ाने के लिए अस्थि मज्जा को उत्तेजित करता है। तो इसको साथियों बोला जाता है एरिथ्रोपोइएटिन। नाम ध्यान रखिएगा, एरिथ्रोपोइएटिन। प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर यदि कम होता है, कम होने पर जो यहाँ पे गुर्दे में यहाँ पे दर्द होने लगता है, तो इसके कारण जो होता है इसको माना जाता है एरिथ्रोपोइएटिन को। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। इसमें क्या है साथियों, अनुच्छेद यहाँ पे हम बात करें 22 की, अनुच्छेद 32 यहाँ पे 32 आपका सही होगा। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, हृदय कहा गया है, और इसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय को बंदी और यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण, परामर्श और प्रतिषेध अधिकार उसके पास है, वो जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो होगा ये हमारा प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आगे प्रश्न में पूछा गया था पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले ग्लूकोज का परिवहन मुख्यतः किस रूप में फ्लोएम द्वारा किया जाता है। तो ये साथियों किया जाता है सुक्रोज के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले जो शर्करा पदार्थ होते हैं वो ग्लूकोज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पौधों में लंबी दूरी के परिवहन के लिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सुक्रोज के रूप में फ्लोएम तक पहुंचाता है, और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 360, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 360 मतलब यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है आपातकाल घोषित कर सकता है, और ये अनुच्छेद 360 में है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का घटक मुख्य रूप से शरीर के रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। जी हाँ, आपको बता दें जिसको शॉर्टकट में हम WBC बोलते हैं, ये शरीर की जो प्रणाली होती है प्रतिरक्षा प्रणाली जिसको बोला जाता है उसका ये महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसमें आपको मोनोसाइट और भी यहाँ पे न्यूट्रोफिल और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रकार के आपको यहाँ पे पदार्थ देखने को मिलते हैं जो रक्त कोशिकाओं को रोग जनकों की पहचान करके उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे भी दिया गया है ये हमारा प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।